प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से भारत का एक सिद्धांतिक रूप से दुनिया में महत्व बढ़ा है। उसका कारण ये है कि वो बड़ी ही साहसिक ढंग से निर्भीकता के साथ सिद्धांतों के साथ राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित करते हैं। इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी देते हैं। विश्व शांति के लिए भारत के प्रयास भी निरंतर चलते रहते हैं। इस्राइल और हमास के बीच में जो तनाव है, युद्ध की स्थिति है, उसमें भी प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेता हैं जिन्होंने हमास के आतंकवादी हमले का विरोध किया। आतंकवाद का विरोध करना भारत का एक नीतिगत निर्णय है और इसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि भारत इस तरह की जो आतंकी गतिविधियां हैं, निर्देश लोगों की जो जिस बर्बरता के साथ, उन क्रूरता के साथ उनका साथ व्यवहार किया गया, भारत उसका विरोध करता है। और दो कारण से इसको और समझना पड़ेगा। एक यह कि इस्राइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मंचों से भारत का समर्थन किया है। उसने पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों के विरुद्ध भारत को सहायता देने का प्रस्ताव किया। अनेक बार ऐसा हुआ है। तो एक तो ये, जब आतंकी हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी का ये नैतिक दायित्व था जिसका उन्होंने निर्वाह किया। उन्होंने इस्राइल को आतंकी हमले के विरोध में समर्थन दिया और कहा कि संकट की घड़ी में भारत उनके साथ है। उनके नागरिकों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है, निश्चित रूप से भारत उसकी निंदा करता है। दूसरी बात कि भारत की विदेश नीति में आतंकवाद के विरोध का एक सिद्धांत समाहित है और नरेंद्र मोदी पहले नेता हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव किया कि वैश्विक आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया को एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। ये सिद्धांत किया। जब हमास जैसा आतंकवादी संगठन कहीं हमला करता है तो उसका विरोध करना भी भारत का दायित्व है। यह भी समझना होगा कि हमास के हरकतों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो वो फलस्तीन की आम जनता का ही है। हमास जानता है कि इस्राइल किस प्रकार की प्रतिक्रिया देने वाला देश है। वो हमला करने वालों को छोड़ता नहीं है, हिसाब बराबर करता है। और अभी जो हमला हमास ने किया उसमें बताया गया कि हमास के जो हमला करने की योजना बनाने वाले, हमला करने वाले थे, वो तो बैंकरों में छिप गए। तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? तो हमास के को नहीं, तो वहाँ फलस्तीन की आम जनता को। और ये पहली बार नहीं हो रहा। हमास ने हमेशा फलस्तीन के नागरिकों को मुसीबत में डालने का ही काम किया है। इस पहली बात तो ये कि मध्य पूर्व में इस्राइल के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। हमास ऐसा नहीं करता है तो एक गलती ये उसकी भी है। सर्वाधिक प्राचीन जो दावा है वो यहाँ पे इस्राइल का ही है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। 71वीं ईस्वी में रोमन के साथ यहूदियों का संघर्ष हुआ। उसके बाद उनको यहाँ से पराजित होकर यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का यहाँ पे अधिकार हुआ और उसके बाद जो पलायन करके यहूदी अन्य देशों में चले गए थे वो वापस लौटने लगे। 1933 में जर्मन में यहूदियों पे अत्याचार हुए तो फिर वो लोग वहाँ से पलायन करके फिर अपने मूल क्षेत्र में, मूल जमीन पर वापस आने लगे। 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव किया जिसमें एक फलस्तीन और इस्राइल के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 1948 में इस्राइल की स्थापना हुई। निश्चित रूप से ये शांति के लिए वार्ता यहाँ पे एकमात्र माध्यम था। यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन निरंतर संघर्ष करते रहे, लेकिन 1988 ईस्वी में अराफात ने भी मध्य पूर्व में इस्राइल के अस्तित्व को स्वीकार किया। तब एक शांति की संभावना बनी।
फिर आप देखिए यही हमास है, वो फिर इस नीति के विरोध में इसराइल को उकसाता है, हमले करता है, और इसराइल को भी एक बहाना मिल जाता है कि वो यासिर अराफात के समझौते को क्रियान्वित नहीं कर रहे। कई बार ऐसा हुआ, हमास के हमलों के कारण इस तरह इसराइल को अब जो बात आगे बढ़ती थी उसको रोकने का अवसर मिलता था। इसराइल के विरुद्ध हमास के हमले समय समय पे होते रहे। 1993 में इसराइल और अराफात के बीच में ओस्लो समझौता हुआ। पहली बार इसराइल ने फलस्तीन संगठन को मान्यता प्रदान की और तय हुआ कि पश्चिमी तट के जेरिको और गाजा पट्टी क्षेत्र में फलस्तीन को सीमित स्वायत्तता दी जाएगी। आप देखिए कि एक बहुत बड़ा निर्णय था, जो सदियों से यहाँ पे तनाव का, हिंसा का माहौल था। ऐसा लगा कि अब शांति यहाँ पे स्थापित होगी, धीरे धीरे समस्याओं का समाधान होगा, और ये स्थिति बनी। 1996 में गाजा क्षेत्र में चुनाव हुए। 1997 में फिर एक समझौता हुआ कि पश्चिमी तट की 80% जमीन जो है 3 चरणों में फलस्तीन को सौंपी जाएगी। आप देखें निरंतर प्रगति हो रही है, लेकिन फिर हमास ने हमला करके इस कार्य को बाधित करने का कार्य किया और ये यहाँ पे शांति प्रक्रिया को रोकने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले ही यरूशलेम में जो यथास्थिति थी, वहाँ पे हमास ने अतिक्रमण करने का काम किया, हिंसक वारदात की, सैनिकों को, इसराइल के सैनिकों को घात लगा के मारा गया। फिर इसराइल ने उनको जवाब दिया और ये बताया कि वह हमलावरों को छोड़ेगा नहीं, हिसाब बराबर करेगा। हर बार इसराइल ऐसा करता है। इसराइल की इस नीति को हमास अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो बार बार अपने ही लोगों को मुसीबत में डालने का काम भी करते हैं। जो लोग आज हमास का समर्थन कर रहे हैं, शब्दों के खेल के द्वारा कह रहे हैं फलस्तीन का हम समर्थन कर रहे हैं, वो हमास की एक बार भी निंदा नहीं करते हैं। उनको ये समझना होगा कि वो फलस्तीनियों के साथ नहीं हैं, बल्कि अपरोक्ष रूप से एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। भारत की विपक्षी पार्टियों में तो होड़ लग गई है, उनके लिए तो वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन गया। किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये जो बयान है, मैं समझता हूँ कि भारत की जो विपक्षी पार्टी है उनमें सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी हो तो कांग्रेस है। लोकसभा में क्या है उनकी स्थिति दयनीय है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी आवाज़ मध्य पूर्व तक न पहुँचेगी, न उसका कोई महत्व है। बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं। जेडीयू ने भी एक तरह से हमास का समर्थन किया है। क्या ज़रूरत थी? अब अगर आतंकवादी संगठन और आतंकवादी हरकतों का उनको विरोध करने में साहस नहीं है तो चुप ही रह जाते। कौन जेडीयू की सुनने वाला है वहाँ पर? बिहार संभल नहीं रहा है। तो ये मैं जो कह रहा हूँ कि वो फलस्तीनियों का इससे कोई भला होने वाला नहीं जो आप यहाँ समर्थन कर रहे हैं। फलस्तीनियों को तो नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। ये बात अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है। लेकिन जो भारत की विपक्षी पार्टियां जो बयान दे रही हैं, उससे सीमा पार के जो आतंकवादी संगठन हैं उनका जरूर मनोबल बढ़ता है। और हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार यूपीए के समय में किस तरह की गतिविधियां होती थी। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। किस प्रकार का विपक्षी दल एक संदेश देने का काम कर रहे हैं सीमा पार के आतंकी संगठन को, इसको भी विचार करने की आवश्यकता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक दृढ़ता का परिचय दिया है। उनकी मजबूत मध्य पूर्व नीति रही है और इस नीति में भी सबका साथ का एक विश्वास है। अरब देशों के साथ भी इतने अच्छे संबंध पहले कभी नहीं रहे। लगभग सभी प्रमुख अरब देशों ने नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। सहयोग बढ़ रहे हैं, व्यापारिक आर्थिक संबंध भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साहसिक नीति ये है, दूरदर्शी नीति ये है, नरेंद्र मोदी की कुशलता ये है
कि अपने मित्र इस्राइल के भी साथ हैं और अरब देशों के भी साथ हैं। मैं समझता हूं कि भारत की विपक्षी पार्टियों को इससे एक सबक लेना चाहिए, सीखने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्रीय हितों को दुनिया में संरक्षित किया जा सकता है, किस प्रकार से भारत के गौरव को बढ़ाया जा सकता है। आज कहीं भी दुनिया में संकट होता है, विवाद होता है, हिंसा होती है, तो लोग भारत की तरफ देखते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तरफ देखते हैं। G20 में भी यही स्थिति देखी गई है। दुनिया में भारत का महत्व बढ़ रहा है। वो महत्व केवल इस साहस के साथ है, यानी अगर नरेंद्र मोदी की नीति के कारण ही इनके जिस तरह हमास का विरोध किया है, इस तरह का विरोध अगर दुनिया में सभी लोग करते तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी समझौते की राह भी निकलती और फ़लस्तीनियों के लिए भी एक राहत की बात होती।